नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 एंकर्स हाजिर हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। और शुरुआत एक बड़ी खबर से। रायपुर से एक अपडेट है। रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्ताव पास हुए। थोड़ी ही देर में प्रदेश के डिप्टी सीएम और सरकार के प्रवक्ता के तौर पर अरुण साव जी एक प्रेस ब्रीफ करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातें बताएंगे कि क्या बैठक में तय हुआ। बड़े फैसलों पर मोहर लगी है, अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। कुछ ही देर में इसका डिटेल आपके सामने होगा जब डिप्टी सीएम अरुण साव एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। बता दें आपको, आज साय कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े प्रस्तावों को सरकार ने पास किया है। इन पर सरकार आगे बढ़ेगी। कुछ ही देर में डिप्टी सीएम अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी जानकारी शेयर करेंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको सख्ती से पहुंचा दें। आमरण अनशन पर विधायक रामकुमार यादव बैठ चुके हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। विधायक रामकुमार यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य सरकार ने आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत देने का आश्वासन दिया था और अपनी घोषणा पर अमल नहीं कर सकी है राज्य सरकार। ये दावा अब विधायक रामकुमार यादव कर रहे हैं। नेत्राम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नेत्राम, विधायक की क्या प्रशासन से बातचीत हो पाई है और क्या धरना प्रदर्शन अब भी जारी है वहां पर? जी देखिए, विधायक की अभी प्रशासन से बातचीत तो पहले हुई है, लेकिन जब प्रशासन द्वारा कोई उसके बात को नहीं माने गए तब वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। विधायक का आरोप है कि राज्य सरकार ने आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत देने का वादा किया था। इसके बाद जो है ट्रैक्टर से रेत परिवहन पर आवास के लिए जो ले जा रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रही है। और जबकि शक्ति जिले की अगर बात करें तो शक्ति जिले के नदियों में बड़े स्तर पर हाईवा पोकलैंड से उत्खनन हो रही है, जिसको संरक्षण दे रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और बल्कि आवास योजना के लिए ट्रैक्टर पर परिवहन कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यह विधायक का आरोप है। जी ठीक है, आप नेत्राम नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। इधर वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सालचेज ने सोमवार को गुजरात के वडोदरा में विमान निर्माण सुविधा का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जो स्पेन के एयरबेस के साथ मिलकर लड़ाकू विमान बनाएगी। समझौते के तहत वडोदरा के इस परिसर में 40 विमानों का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने वडोदरा शहर में एक खुली जीप में सवार होकर एक रोड शो किया और सड़क के किनारे खड़े लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो और स्पेनिश व्यापार प्रतिमंडल के साथ ग्रुप फोटो लिए और दोनों के बीच संयुक्त वार्ता हुई। चुनावी माहौल भी लगातार गर्मा रहा है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज से प्रचार शुरू कर दिया। वे यहां 2 दिनों तक रहने वाली हैं। पर्वतीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने वाली हैं। चुनाव प्रचार की शुरुआत नीलगिरी कॉलेज के स्टूडेंट्स से मुलाकात करके की। वे मतदाताओं से बातचीत कर रही हैं और जनसभाओं को संबोधित करने वाली हैं। ये सीट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने के बाद खाली हुई है। और बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से यह धमकी दी गई है। यह धमकी भरा कॉल करने वाले का यह दावा है कि वह लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की रेकी कर रहा है और उसे जान से मार देगा। इतना ही नहीं, पप्पू यादव को सलमान खान मामले से अलग रहने की हिदायत भी दी गई है। पप्पू यादव ने मामले की जानकारी बिहार डीजीपी को दी और मामले को लेकर गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एसआई अभ्यर्थियों को दिवाली से पहले एक बड़ा गिफ्ट दिया। एसआई अभ्यर्थियों के 6 साल का इंतजार अब खत्म हुआ और 2018 में हुए भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी होने पर एसआई के लिए चयनित अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है।
975 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिस पर 959 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी। सफल अभ्यर्थियों से मुलाकात के लिए उन्हें सीएम हाउस भी अब बुलाया गया है। भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई थी और पिछले साल अगस्त सितंबर में अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ था। तब से लेकर अभ्यर्थी रिजल्ट के इंतजार में कई बार आंदोलन भी कर चुके थे। गृह मंत्री के बंगले के बाहर भी धरना इन्होंने दिया था और लंबे वक्त से नतीजों का इंतजार उन्हें था। IBC 24 ने भी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर यह खबर प्रमुखता से हमने प्रसारित की थी और कल ही हमने बता दिया था कि आज SI भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा और देखिए रिजल्ट जारी हुआ है। IBC 24 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली का तोहफा महंगाई भत्ते के रूप में दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% DA का भुगतान किया जाएगा, यानी कर्मचारियों को बाकी 9 महीने का महंगाई भत्ता एरियर के रूप में मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों को दिवाली और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा 46% महंगाई भत्ता वित्त विभाग के परिपत्र द्वारा जो 14/3/24 द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसके आधार पर स्वीकृति महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 23 से प्रभावशील की गई है। एरियर राशि का भुगतान भी किस्तों में किया गया है। अब सभी शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 को महंगाई भत्ता 50% दर से दिया जाएगा। अर्थात एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से दिया जाएगा। इधर दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही सामने आई है। 22 अक्टूबर को 20 मरीजों के आंखों का ऑपरेशन हुआ, जिसमें से 12 लोगों के आंखों में और संक्रमण हो गया है। ठीक होने के बजाय और संक्रमण हो गया इनकी आंखों में। इन लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। साथ ही 3 और मरीजों को रायपुर रेफर किया गया। रविवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेकाहारा जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। देर रात स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार मेकाहारा अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद दंतेवाड़ा की नेत्र सर्जन गीता नेताम, नेत्र सहायक अधिकारी दीप्ति टोप्पो और स्टाफ नर्स ममता वैद को सिर्फ निलंबित कर दिया गया है। इन लोगों ने किसी की आंखों के साथ खिलवाड़ किया और इन्हें निलंबित कर दिया गया। कुछ दिन बाद हो सकता है ये बहाल भी हो जाए। ये है और ये बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई। कांग्रेस ने ऑपरेशन में लापरवाही की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में कमीशन के चक्कर में नकली दवाओं की सप्लाई हो रही है। उन्होंने पूछा है कि क्या किसी को सस्पेंड करने से लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बड़े दिनों बाद कांग्रेस कोई ढंग का सवाल पूछ रही है, वरना इधर उधर की बात करती है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि मामले की जांच होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग में लगातार नकली दवाई, नकली गोली की सप्लाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है तो कभी गर्भाशय कांड, कभी तो आंख पड़वा कांड, फिर दंतेवाड़ा का घटना सेम है। आंख रोशनी अगर जा रही है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। किसी को सस्पेंड करने से, किसी कार्रवाई करने से क्या उनकी आंख वापस आएगी? देखिए, उसकी जांच होगी, जांच पर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही होगी। उज्जैन की मिस इंडिया निकिता पोरवाल उज्जैन की बेटी हैं, जो आज ताज पहनकर महाकाल मंदिर पहुंची। इससे विवाद गहरा गया। पुजारियों ने ताज पहनकर भगवान महाकाल के द्वार उनके दर्शन करने, उनके पूजन करने पर आपत्ति जताई। पुजारियों का यह कहना है कि भगवान के सामने और ख़ास तौर पर महाकाल के दरबार में कोई और ताज पहनकर, पगड़ी पहनकर खड़ा नहीं हो सकता। मंदिर के अंदर सिर पर पगड़ी, टोपी, ताज ये नहीं पहने जा सकते और इसी बात पर एक विवाद हो गया। हालांकि बाद में मिस इंडिया ने और उज्जैन की बेटी ने इसको लेकर अपनी सफाई भी दी। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने कहा कि मैं बाबा महाकाल की ही बेटी हूँ, अपने पिता के सामने क्राउन पहन कर आई थी। फेमिना मिस इंडिया बनने के बाद उज्जैन पहुँची, उनका खुले दिल से स्वागत हुआ। वे पूजन करने पहुँचे और देखें आप कितना
भव्य स्वागत हुआ, लेकिन साथ में एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई। जो मीडिया में हुआ है, जो हमारी उज्जैन की ही बालिका है वो मिस इंडिया बनी है और उसको जो ताज मिला है वो गर्व की बात है उज्जैन के लिए, लेकिन उस ताज का भगवान महाकाल के समक्ष पहन के जाना कम से कम थोड़ी सी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। महाकाल बाबा की वजह से आज मैं हूँ जो वो हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। तो मैं अपने पापा के सामने भी एक क्राउन पहन के गई उन्हें बताने के लिए कि देखो आपने जो मुझे बनाया मैं आज वो हूँ। तो बाबा के सामने भी मैं क्राउन पहन के गई उन्हें दिखाने के लिए कि बाबा आपकी बेटी कुछ करके आई है, और मुझे पता है बाबा का पूरा आशीर्वाद मुझ पे है और वो वर्ल्ड का क्राउन भी मेरे सिर पे ऐसे ही बनाए रखेंगे। 700 करोड़ की वैधता अवधि को 1 वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग का गठन किया गया और जिसके माध्यम से प्रतिवेदन के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने का अनुमोदन किया गया और शेष शिक्षक पंचायत के प्रकरणों पर पंचायत विभाग से पात्रता अनुसार अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समय वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह नई औद्योगिक विकास नीति 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावशील रहेगी। इस नीति में अमृत का छत्तीसगढ़ विजन 2047 की कल्पना को साकार करने के प्रावधान किए गए हैं। इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। रायपुर रेलवे मंडल के WRS वर्कशॉप में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों ने कमाल कर दिखाया। वर्कशॉप में मालगाड़ी से निकलने वाले स्क्रैप यानी कबाड़ से 12.5 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा बना दी। कबाड़ की चीजों से बनी गणेश मूर्ति बेहद आकर्षक है। गणेश मूर्ति के अलावा कर्मचारियों ने मोर जैसी 1 दर्जन कलाकृतियां तैयार की। रेलवे विभाग के DRM ने इसकी जमकर प्रशंसा की। स्क्रैप यानी कबाड़ से कोई खूबसूरत चीज़ बनाई जा सकती है, इसका शानदार नमूना आप ये देखेंगे। रायपुर के रेलवे के WRS ये है और उस मैदान पर मालगाड़ी में जो स्क्रैप निकलते हैं उससे ये गणेश प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ के ही कर्मचारी ने इसे बनाया, खास करके वो भी रेलवे के ही कर्मचारी है और इतनी खूबसूरत प्रतिमा बनाई है। बताया जाता है कि पूरे देश में स्क्रैप से इतनी ऊंची गणेश जी की प्रतिमा अब तक नहीं बनी है और इसको एक शानदार नमूने के तौर पर भी प्रेजेंट किया जाता है कि किसी कबाड़ जैसी चीज़ों से कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई जा सकती है। जिनके सुपरविजन में तैयार हुआ है उनसे बातचीत करेंगे। कितने दिनों की मेहनत है ये और क्या क्या लगा है इसमें? लगभग 45 दिनों की मेहनत है और इसमें जो है मटेरियल लगभग 800 किलो के आसपास लगा हुआ है। अच्छा। और कहने का मतलब सारा स्क्रैप मटेरियल है और मैंने जो है
मतलब कोऑर्डिनेट किया है स्टाफ मैन मशीन और मटेरियल में। अच्छा, ये देखिए आपने बनाया इसको और आप रेलवे के कर्मचारी ही हैं, आप यहीं पे काम करते हैं? बिल्कुल, मैं तो यहीं पे इतनी खूबसूरत प्रतिमा और भी रेलवे कर्मचारी, पहले क्या करते थे? क्या ये पैशन रहा है या फिर आपने सीख लिया? ये मेरे बड़े भैया भी काम करते हैं, हम लोगों का घरेलू काम था मूर्ति बनाना। हाँ। और उसके बाद मैंने स्टेट गवर्नमेंट पुरखोती मुक्तांगन वगैरह में काम किया है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये अभूतपूर्व प्रतिमा बनाई है यहाँ पे हमारे रेलवे कर्मचारियों ने जी। भारतीय रेल न सिर्फ सफाई पर ध्यान देती है बल्कि वेस्ट का जो मटेरियल लग रहा है जिसको स्क्रैप में फेंकना है उससे खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई जा सकती है। रेलवे की एक पहल है और मैसेज देने की कोशिश भी है कि वेस्ट मटेरियल से भी बहुत खूबसूरत और बहुत कलाकृतिक चीज़ें बनाई जा सकती है। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ राजेश राजा, IBC 24 रायपुर। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।